Assalamu alaikum. Our today topic is heat energy balance, which is an important topic of geography, general science and ability paper and environmental science paper. Let's start the topic. Okay, these are few of the past paper questions related to Earth's heat balance. In 2018 PMS, there is a question: heat energy entering the atmosphere and its part reaching the Earth's surface is balanced in part by the amount of heat going out. Discuss. In 2014, Global Radiation and Heat Balance. In 2007, write an essay on the heating and cooling of the surface of Earth. In 2005, define insulations, discuss the distribution of temperature on the surface of the Earth and reasons for its variation. लेकिन इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको ग्रीन हाउस गैसेस का भी पता चल जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी पता चल जाएगा और आपको क्लाइमेट के चेंज का भी पता चल जाएगा। तो इस टॉपिक से आपके जनरल साइंस और एबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं हीट एनर्जी से रिलेटेड और बाकी जो हीट के वेरिएशंस या टेम्परेचर से रिलेटेड, तो आप उनको भी ईज़िली कर सकते हैं। So what is Earth's heat balance? This is basically the balance between the incoming solar radiations and the outgoing solar radiations from the Earth. ठीक है, solar radiations ज़मीन से सन से आती हैं हमें सूरज से, और जब वो रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचती हैं तो उनका कुछ हिस्सा ज़मीन एब्जॉर्ब कर देता है, कुछ हिस्सा ज़मीन वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सो इन एन एवरेज देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आउटगोइंग एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। और इस बैलेंस की वजह से ही हम कह सकते हैं कि द अर्थ मेंटेन्स अ स्टेबल एवरेज टेम्परेचर विच इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। और इसी स्टेबल टेम्परेचर की वजह से द अर्थ इज़ अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ। In this diagram, this is the incoming solar radiations and the incoming solar radiation comes from the sun. जब ये radiations पहुँचती हैं तो यहाँ एटमॉस्फेयर में इनको क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जो एटमॉस्फेयर में हमारे ओजोन की लेयर है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये सरफेस तक पहुँचती हैं तो अर्थ जो है, जो लैंड है हमारा, ओशंस है हमारे, वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशन है ये सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर इन केस ये सिर्फ एब्जॉर्ब होती तो आज जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज़्यादा होता, और ये इनकी जो कुछ हिस्सा है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो एरोज़ बाहर की तरफ जा रही हैं, ये बेसिकली उस रेडिएशन को शो करती हैं जो अब ज़मीन से बाहर जा रही हैं। तो जो इनकमिंग रेडिएशंस है ये दिस बैलेंस इज़ द आउटगोइंग रेडिएशन, और इस ई बैलेंस को हम हीट रेडिएशन एनर्जी या हीट रेडिएशन बजट भी कहते हैं। तो सूरज से जो सोलर रेडिएशंस आती हैं, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 55 डिग्री सेल्सियस है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस है। सो दैट्स वाई द सोलर एनर्जी कम्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। अब जब ये ज़मीन तक सोलर एनर्जी आती है तो अब ज़मीन में इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है और कुछ हिस्सा वापस रेडिएट बैक हो जाता है। अब जब ये ज़मीन पर आती हैं, क्योंकि सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर है वो अर्थ से कहीं गुना ज़्यादा है, 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वजह से ये शॉर्ट वेव लेंथ की फॉर्म में आती हैं और ये अल्ट्रा वायलेट एनर्जी की फॉर्म में आती हैं। लेकिन जब ये ज़मीन तक पहुंचती है तो ज़मीन जब इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, आइदर दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, बाय द लैंड, बाय द ओशंस, तो वो जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो ये लॉन्गर वेव लेंथ की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड एनर्जी कहते हैं। तो ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है, ये एवरेज में तो ये बैलेंस है, लेकिन ये सेम एनर्जी में नहीं होती। ऑब्वियसली सूरज से आने वाली एनर्जी ज़्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ फॉर्म में है, यूवी रेज़ है, और ज़मीन से जो वापस जा रही हैं वो रेज़ वो इंफ्रारेड एनर्जी के फॉर्म में जाती हैं। अच्छा, अब हम ओवरव्यू डिस्कस करते हैं कि ये सोलर एनर्जी, जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है, ये कैसे आती है और इसका कितना परसेंट वापस एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होता है। So basically the solar energy is in the form of radiation, and this radiation is constantly moving through the space. And this radiation is constantly bathing our planet and its atmosphere. अगर ये radiations ना आती, ये incoming solar radiations ना आती, तो जो planet है इसका temperature बहुत माइनस में चला जाता, बहुत गिर जाता, और फिर ये एक suitable place ना रहता living organisms के लिए।
तो ये जो सन से एनर्जी आती है ये 1.7 इंटू 10⁻17 जाउल्स एवरी सेकेंड, या हम इसको 1.7 इंटू 10⁻17 वाट्स भी कहते हैं। इतनी एनर्जी हर सेकेंड में ज़मीन को मिल रही होती है सूरज से। अब इस एनर्जी का सारा हिस्सा ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं करती, ये 23% इसको क्लाउड्स वापस रिफ़्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, 7% इसको अर्थ की सरफेस रिफ़्लेक्ट कर देती है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका 4% जो है वो क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर देता है, 47% अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब करती है। दिस इज़ प्राइमरीली ओशंस, जो सबसे ज़्यादा हिस्सा इनकमिंग सोलर रेडिएशन का अगर एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारे ओशंस एब्जॉर्ब करते हैं। ज़मीन में जो ओशंस है वो उनको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ओशंस के बाद जो सबसे ज़्यादा इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है वो ओजोन लेयर जो हमारे सरफेस में है। नेचुरल ओजोन लेयर थी, लेकिन अब हम क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा है तो जो ब्लैंकेट है, जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट था ओजोन, अब वो काफ़ी हद तक उस डैमेज हो चुका है। तो इस वजह से भी ये जो एटमॉस्फेयर में 19% जो है ये ओजोन और एरोसोल और डस्ट पार्टिकल्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अब ये 19% से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगी हैं उनको। तो एज अ होल अगर हम देखें तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका सिर्फ 30% ही वापस रिफ़्लेक्ट हो रहा है, जबकि 70% जो सोलर रेडिएशन से उसको एनर्जी ये जो ज़मीन है ये एब्जॉर्ब कर रही है। अब अगर इसी तरह 70% ज़मीन इसको एब्जॉर्ब करती रहे तो ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो 70% एब्जॉर्ब कर रही है ना, इसमें भी फिर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस वो वापस उसको रिफ़्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। अब उसमें हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि वो किस तरह से इनको रिफ़्लेक्ट करती है। तो जो एनर्जी बजट है या जो अर्थ का सरफेस है, अगर इसको एक बैलेंस फॉर्म में लेकर आना है और इसके टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है तो इसमें ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म होती है। अब ये 47% जो सोलर एनर्जी को ओशन और लैंड्स एब्जॉर्ब करते हैं ना, ये वापस इसको दोबारा से रिफ़्लेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, एंड वी विल स्टडी दिस प्रोसेसेस वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट इन द डायग्राम। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ठीक है। इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन का 47% जो है वो ओशन और लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस 47% को ये सारा एब्जॉर्ब नहीं रहता ज़मीन में, बल्कि इसका 7% थ्रू कंडक्शन प्रोसेस वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, 24% थ्रू लेटेंट हीट प्रोसेस वापस चला जाता है। इसके अलावा 20% क्लाउड्स इसको वापस स्पेस में भेज देते हैं, रेडिएट करते हैं, और कुछ जो हमारे पास ओजोन है और बाकी जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो उनको वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अब इस केस में भी आप देखें कि ये जो सरफेस है वो इसको वापस रिफ्लेक्ट करी है। क्लाउड्स इसको 4% एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वो 23% उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये इस तरह से बैलेंस हो जाती है क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी होती है और साथ में रिफ्लेक्ट बैक भी होती है। सो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज थ्रू विच द एब्जॉर्ब एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस इज़ द कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन हमें मालूम है कि इट इज़ बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। कंडक्शन प्रोसेस हमेशा तब होता है जब दो चीज़ों का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो और उस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बेसिस पे जो हीट एनर्जी है फ्रॉम द हायर लेवल टूवर्ड्स द लोअर लेवल वो एनर्जी मूव करती है। तो कंडक्शन के प्रोसेसेस में भी यही होता है, लेकिन कंडक्शन से सिर्फ 7% ही इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है स्पेस में। वजह इसकी ये है कि कंडक्शन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर द सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं, उनका कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए कंडक्शन जो है इट इज़ बेस्ट अकर इन द सॉलिड फेज़। फिर जब लिक्विड फेज़ की बात आती है तो उसमें पार्टिकल्स का जो आपस में गैप है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम गैसेस पे आते हैं तो गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, उनका आपस में कांटेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए हम गैसेस को कह सकते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर्स। तो ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बेस्ट जो है वो सॉलिड्स में होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम और गैसेस में वो बहुत थोड़ा होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं इनका बहुत कम आपस में कांटेक्ट होता है और उसके बेसिस पे ये जो हीट एनर्जी है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट द एब्जॉर्ब एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन।
Now the second process is convection. Convection is basically the heat transfer by the movement of heated material. So this is called convection. अच्छा, कन्वेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो वार्म एयर होता है वो कूलर एयर के साथ उसका डिसेंडिंग हो जाती है. जो वार्म एयर है इसको हम कहते हैं कि ये एयर थोड़ी सी लाइटर होती है, ये जल्दी ऊपर को उड़ जाती है. जो कोल्डर एयर होती है वो थोड़ी सी डेंस होती है, तो इस वजह से वो नीचे बैठ जाती है. सो कन्वेक्शन हैपन्स बिकॉज द वार्म एयर इज़ लेस देन द कोल्ड एयर अराउंड इट. सो इट इज़ द वार्म एयर इज़ लाइटर एंड इट राइजेस एंड गोज़ अप इन द एटमॉस्फेयर, और जो कोल्डर एयर होती है वो नीचे बैठ जाती है. सो इस केस में जितने वार्म एयर वार्म होती है वो अपनी एनर्जी लेती है ज़मीन से. एनर्जी की वजह से वो वार्म अप हो जाती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और यूँ जो एनर्जी है वो ज़मीन से स्पेस की तरफ चली जाती है. इसी तरह ये कन्वेक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता है. ज़मीन से ये जो हीट एनर्जी है ये एयर में जाती है, एयर उससे लेस डेंस होकर ऊपर को उठती है, और ये जो एनर्जी है वो ज़मीन से एनर्जी लेकर वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है. सो एयर इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड क्रिएटिंग द वेदर, और इसी की वजह से जो हमारा प्लानट में वेदर्स चेंज होते हैं इसकी भी एक यही रज़ है. सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैलेंस एक्ट गोइंग ऑन ऑल द टाइम इन आवर एटमॉस्फेयर, because the moist and warm air goes upward and the dense air moves downward, and this constant upward and downward moving of the air is what creating our weather. So the next process is radiation balance the earth's surface. So how radiation balances the earth's surface? Basically radiation हम कहते हैं कि जब एब्सोलूट ज़ीरो हो, जैसे हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम एब्सोलूट ज़ीरो कहते हैं. इस एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो हीट है वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव लेंथ यानी इंफ्रारेड रेडिएशन वापस जाता है. हमने बिल्कुल स्टार्ट में ये डिस्कस किया कि जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं बेसिकली क्योंकि सूरज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो रेडिएशंस शॉर्ट वेव लेंथ फॉर्म में आती हैं. वो हाई रेडिएशंस होती हैं, इन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं. बट एज़ कम्पेयर टू द सन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ बहुत कम होता है. इस बेसिस पे द रेडिएशंस दैट आर गोइंग आउट ऑफ द और दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ आर इन अ लॉन्गर वेव लेंथ. ठीक है, तो वो लॉन्गर वेव लेंथ में और वो इंफ्रारेड रेडिएशन में वापस जाती हैं. तो बेसिकली वो तमाम बॉडीज़ जिनका जो टेम्परेचर है वो एब्सोलूट ज़ीरो से अगर ऊपर है तो वो रेडिएट करती हैं हीट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस. सो द वार्म अर्थ इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस. ठीक है, अबाउट 16% ऑफ द ओरिजिनल सोलर एनर्जी इज़ रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर. सो अगर एक रिलेटिवली कोल्ड बॉडी है अर्थ एज़ कम्पेयर टू सन, तो इस बेसिस पे भी जितनी भी वो बॉडीज़ होती हैं कि जिनका टेम्परेचर एब्सोलूट ज़ीरो से ऊपर होता है वो इनको इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में आगे ले जाती हैं. दिस इज़ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग दीज थ्री प्रोसेसेस. यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला प्रोसेस कंडक्शन. कंडक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये एक हैंडल है और ये आप देख रहे हैं एक पॉट है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्शन हो रहा है. यही वजह है कि अगर हम किसी स्टील का हैंडल हो तो हम उसको ईज़िली पकड़ नहीं सकते अगर वो आग के ऊपर है, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है ये उस तक ट्रांसफ़र हो जाती है. आवर सेकेंड प्रोसेस वाज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन में आप यहाँ देख रहे हैं कि हीट एनर्जी ये यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं. दिस आर बेसिकली पार्टिकल्स. और कन्वेक्शन में क्या होता है कि द हीट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू अ फ्लूइड. ठीक है, काज बाय द मॉलिक्यूलर मोशंस. तो अब ये जो बिल्कुल नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो नीचे आग से आ रही है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं. और जो जिनके पास हीट एनर्जी नहीं पहुंच रही वो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आ जाते हैं. इस तरह से ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है कि जो हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर नीचे की तरफ, क्योंकि वो डेंस होते हैं तो नीचे की तरफ आ जाते हैं. आवर थर्ड प्रोसेस वाज अबाउट रेडिएशन. और रेडिएशन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हीट प्रोसेस है, और क्योंकि यहाँ ये जो लगा हुआ है, ये जो आग लगी हुई है ये एब्सोलूट ज़ीरो से इसका ज़्यादा है टेम्परेचर, तो ये रेडिएशंस जो हैं ये इंफ्रारेड या लॉन्ग वेवलेंथ फॉर्म में ऊपर की तरफ उठ रही हैं. सो दिस इज़ अबाउट द थ्री मेन प्रोसेस. लेकिन सिर्फ इन ये तीन मेन प्रोसेस ही नहीं है कि जो एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसमें जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है.
उसमें फिर एक इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. So the Earth's energy budget includes the solar energy entering and exciting the Earth's atmosphere. अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और बाकी जितने गैसेस हैं, उनका भी काफ़ी रोल है और वो काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं इस एनर्जी बजट को या इस एनर्जी बैलेंस को. अब वो इफ़ेक्ट इस तरह से करते हैं कि ये जो रेडिएटेड एनर्जी है ये वापस स्पेस में जब रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, तो उधर एटमॉस्फेयर में ये ओजोन गैसेस होती हैं. तो ये क्या करती हैं कि उन्हें वापस स्पेस में जाने से रोकती हैं और उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं वापस ज़मीन की तरफ. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो वापस जा रही है स्पेस में, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर से गुज़रती है तो उन एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, उन एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं. अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, बेसिकली ये क्या करती हैं कि ये इस एनर्जी को वापस स्पेस में जाने नहीं देती, बल्कि ये उनको फिर से एब्जॉर्ब बैक करती हैं. यही वजह है कि हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इस तरह की गैसेस ज़मीन में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है इनकी कंसनट्रेशन, और इसकी वजह से जो एनर्जी नॉर्मली वापस जाती थी स्पेस में, अब वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है. यानी उस एनर्जी को अब ये गैसेस वापस एब्जॉर्ब करके दोबारा से ज़मीन की तरफ भेज रहे हैं, और यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नॉन सीजनल बारिशें वगैरह होती हैं, क्लाइमेट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, क्योंकि अब उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा. ये गैसेस इतनी ज़्यादा है नॉर्मल से कि अभी उनको वापस रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, और इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती हैं. सो द रेडिएशन इज़ री इमिटेड बाय द अर्थ, और ये लॉन्गर वेव लेंथ फॉर्म में रेडिएट करता है अर्थ, तो इसलिए इस लॉन्गर वेव लेंथ को वापस से एब्जॉर्ब करना इजी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मीथेन और वाटर वेपर्स के लिए. तो वो ये जो लॉन्गर हीट वेव वापस जाती हैं स्पेस में, वो इन सबको इकट्ठा करके उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं. और ये अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो अर्थ का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वो कंसिडर किया जाता है कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता अगर नॉर्मली ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती. तो सम हाउ वी कैन से दैट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और द ग्रीन हाउस गैसेस आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बट इन केस कि जब ये नॉर्मल अपने अमाउंट में रहें, लेकिन जब ये नॉर्मल अमाउंट में है तो तब, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई इनकी डेंसिटी इन गैसेस की, तो अब ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ये इसको एवरेज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं. तो यही वजह है कि हर साल तकरीबन 1 to 2 मिलीमीटर तक जो ओशन का लेवल है वो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, क्योंकि इन गैसेस की वजह से ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस इंफ्रारेड रेडिएशन को और वापस ज़मीन की तरफ भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हमारे ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं और सी लेवल भी ऊपर आ रहा है हर साल. एंड दिस काज ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट. अब इस डायग्राम में आप देखें, नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और ह्यूमन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है. बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, ये सोलर रेडिएशंस जो ज़मीन की तरफ आ रही हैं इसको वापस रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है. ठीक है. लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज हैं या जिनको हम ब्लैंकेट कहते हैं, ये बहुत कम है. यानी ये इतना है नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैसेस थी कि वो कुछ ही हिस्सा इसका एब्जॉर्ब करती थी. तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो काफ़ी हद तक मेंटेन था. लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो ऑटोमोबाइल की यूज़ की वजह से, एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ की वजह से, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस की वजह से, इसके अलावा फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ की वजह से इतना ज़्यादा ये गैसेस की अमाउंट बहुत हो गई है कि आप इस केस में देखें ये कितना है, और आप यहाँ देखें कि अब इसने पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में ही ये गैसेस पाई जाती हैं. तो अब ये उन रेडिएशंस को जो सूरज से ज़मीन की तरफ आ रही हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक होना था इनको स्पेस में, अब वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, क्योंकि अब ये गैसेस इतने ज़्यादा डेंस है कि वो तकरीबन उस सारी की सारी रिफ्लेक्टेड एनर्जी को वापस एब्जॉर्ब कर देता है. तो उनके एब्जॉर्प्शन की वजह से ही ये रीज़न है कि ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो चुका है. Okay, this
अनदर फेस इज़ द लेटेंट हीट या फेस चेंज की वजह से होता है। अब लेटेंट हीट या फेस चेंज की वजह से एनर्जी कैसे रिफ्लेक्ट होती है और ये किस तरह से हीट एनर्जी बजट में हेल्प करता है। फेस चेंज तब होता है, अब जो सॉलिड फेस होता है जब ये एनर्जी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब ये लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर इसी तरह जब लिक्विड फेस गैसेस में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और सिमिलरली जब गैस वापस सॉलिड फेस में कन्वर्ट होता है तो ये हीट एनर्जी को लूज़ करता है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सो थ्रू दिस फेस चेंजेस या देयर इज़ अ लार्जेस्ट पाथवे फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द लैंड एंड ओशंस, ठीक है। और उस लार्जेस्ट पाथवे में ही लेटेंट हीट और फेस चेंज भी एक पाथ है जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो अर्थ में मूव कर रही होती है। जब मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडीज़ अपने फेसेस को चेंज करती हैं तो वो या तो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं या फिर वो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी को लूज़ कर देती हैं। तो इस तरह से भी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, जो हीट एनर्जी बैलेंस है, ये मेंटेन है हमारे पास। So to complete the heat budget, the heat that is absorbed by the atmosphere either directly from the solar radiations or as a result of conduction, radiation and latent heat is eventually radiated back into the space. So this is the process how the heat energy balances in the atmosphere and how our earth average temperature is balanced. Thank you so much.